राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाई आदरणीय विजय दाड़ा जी, सम्मानित मंच, लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव के अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय प्रबुद्ध पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले स्वर्गीय जवाहरलाल दाड़ा जी के नमन करता हूं, जिनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और साथ ही साथ लोकमत अखबार की स्थापना के भी स्वर्ण जयंती मनाने पर मेरी ओर से लोकमत समूह के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि महाराष्ट्र के कोने कोने से जब मीडिया के मित्र आए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार भाई यहाँ पर, बहनें यहाँ पर आई हैं, जिनको आज सम्मानित भी किया जा रहा है उनके वर्षों के कामकाज को देखकर, तो मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। कुछ टॉपिक ऐसा रखा है आपने जिसको लेकर कोई भी विचार दिया जा सकता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच इस पर होगी कि इज इंडियन मीडिया कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये जो विजय आपने दर्शाया, इसमें मैं पहले के अब के सभी मंच पर उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों की बातें भी सुन रहा था और मन ही मन में याद कर रहा था कि जवाहरलाल दाड़ा जी को तो उस समय भी अखबार चलाने का मौका मिला होगा जब देश में इमरजेंसी का काल था। इमरजेंसी देश में थी, लेकिन अधिकतर पत्रकार जेल में थे या फिर अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं भाग रहे थे। लेकिन लोकतंत्र की ताकत कैसी है? मैं तो उस राजनीतिक दल से आता हूं जिसने भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह दौर देखा है और उस समय भी, आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय मुखर होकर ये लड़ाई लड़ी भी, जेलों में भी गए और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सदा भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। समय बदला है, उस समय अखबारों का बोलबाला था और स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़े बड़े नेताओं ने किसी न किसी रूप में अखबार के साथ जुड़े रहे। एक बहुत बड़ा माध्यम था लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, विचार को पहुंचाने का। आज बहुत कुछ बदला है। अगर हम देखें पिछले एक दशक में तो बहुत कुछ बदल गया है। मैं कई बार देखता हूं कि आजादी के समय, उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो की एक अपनी भूमिका थी, अखबारों की अपनी एक भूमिका थी, फिर कहीं ना कहीं टेलीविजन का युग आया, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर तक का युग आया। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद तो ऐसा लगता है कि हर कोई पत्रकार बन सकता है, या जो ऐसी खबर जो कहीं किसी गांव में शायद कोई मीडिया वाला भी नहीं पहुंच सकता था, आज सोशल मीडिया के ज़माने में वो ट्रेंड करती है और बड़े से बड़े चैनल में भी वो अपनी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनने का अवसर पाती है। तो चुनौतियां हम सबके सामने आई हैं। तो क्या ऐसे समय मीडिया पोलराइज्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? ये मैं सवाल आप सबके सामने छोड़ रहा हूं। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार मीडिया की भूमिका क्या हो और ये कौन तय करेगा कि भूमिका क्या हो? अभी कुछ मित्र मंच से कह रहे थे कि नैरेटिव तय करने का प्रयास कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया करता है। क्या 140 करोड़ के भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां पर नैरेटिव तय कर सकता है? अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो शायद इस लोकतंत्र में लोगों की ताकत को समझता नहीं या डेमोक्रेसी की ताकत को समझता नहीं है। प्रयास किया बहुत सारे लोगों ने। 2001 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी सीधा जीता जागता उदाहरण है।
उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने के 9 साल पूरा होने तक भी एक बड़ा वर्ग है जो एक तरफ चलने का काम करता है, लेकिन वो जितनी बार दुष्प्रचार में लगते हैं मोदी जी उतने ही मजबूत होकर उससे बाहर निकलते हैं। मेरे भाई और बहन, तो क्या आप किसी को कहीं पर रोक सकते हो, या वो आपकी ही पत्रकारिता पर एक प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा कर देता है? दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, कोरोना का समय हम सबके सामने था, और कईयों ने तो पुरानी तस्वीरें चलाकर ही अपनी दुकान भी चला ली। तैरती लाशों को या गंगा किनारे लाशों को दिखाया गया जो सत्य से परे था, लेकिन बहुत बड़े मीडिया के वर्ग ने भी उसकी सत्यता में जाने की बजाय, उसकी पुष्टि करने की बजाय उन्होंने भी चलाया। इससे छवि किसी व्यक्ति की नहीं, इससे छवि भारत की खराब होने पर आता है। और ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा देश के बाहर से तो चलता ही था, देश के बहुत सारे नेताओं ने भी इसमें अपने हाथ साफ करने का काम किया कि चलो इसमें हम नहा लेते भाई, चल रही खबर तो हम भी अपना फायदा उठा लें। कोविड के समय हम सबके सामने संकट था कि कैसे सही खबर जनमानस तक पहुंचाई जाए कि कोविड की स्थिति क्या है, वैक्सीन बनाने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो, नेताओं ने कोविड के समय भारतीय वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। अब मैं उनकी सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, प्रश्न चिन्ह इस बात पर खड़ा होता है कि क्या वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे थे, राजनीतिक लाभ उठा रहे थे, या किसी विदेशी कंपनी के लिए यहां पर मार्केटिंग करने का काम वो कर रहे थे। दुनिया भर के देशों ने तो दबाव बनाया ही, लेकिन ये तो भला हो आप लोगों का जिन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने एक नहीं 2-2 वैक्सीन देश में बनाई और 220 करोड़ वैक्सीन देश में मुफ्त में लगाने का काम भी किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उन रिपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने वापस चर्चा भी की, जिन्होंने कहा था भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? क्योंकि विकास जी कह रहे थे, नहीं शायद अमित जी ने कहा कि विदेशों से नैरेटिव तय करने की प्रयास किया जाता है। अमित जी जितना मर्जी वहां से कोई प्रयास कर ले, लेकिन अगर आपका कामकाज बोलता है तो वो ही झूठे पड़ते हैं, यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयास तो आज भी किए जाते हैं, जहां देश भर के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से निचली एजेंसी से लेकर ऊपर वाली एजेंसी तक सबने एक विषय पर जांच तक कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक का निर्णय आ गया, लेकिन 23 सालों के बाद दुनिया के एक हिस्से से एक ऐसा चैनल जागता है और 23 साल पुरानी खबर को लेकर आज भी कुछ ना कुछ किसी मानसिकता के साथ आए होंगे। और हमारे यहां से भी आज भी गुलामी की सोच पर रहने वाले बहुत सारे नेता हैं जी। एक पार्टी कुछ ऐसी हैं जिनकी सोच आज भी गुलामी की मानसिकता के चलते ही चलती है। उन्होंने फटाफट उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि झूठे मुकदमे उनके समय भी बनाए गए, जांचें उनके समय भी की गई, प्रताड़ित करने का काम उनके समय भी किया गया। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार ये कौन लोग थे, विश्वसनीयता किसकी बनी हुई है? कुछ चैनल्स ऐसे भी थे जो मौका मिले ना मिले एक प्रोपेगेंडा के तहत चलते ही थे लगातार। आज वो किस स्थिति में खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि अगर वो इतने ही सत्य वाले थे, उनकी पत्रकारिता में इतना दम था, तो क्यों नहीं अपने आप को सरवाइव कर पाए? तो बार बार सवाल आकर यहां पर खड़ा होगा कि जो आप परोस रहे हो, क्या जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार भी है कि नहीं है? आपने देश की राजधानी में देश के टुकड़े करने वालों को हीरो की तरह दिखा दिया जी। मीडिया के एक बड़े वर्ग ने ऐसा दिखाया कि जहां पर नारे लगते थे भारत के टुकड़े करने के, नामो निशान मिटाने के, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के पोस्टर चिपकते थे,
रात को 12 बजे जाकर हमारे देश के कुछ दिग्गज नेता उनके साथ जाकर खड़े हो जाते थे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां पर भी खड़े हुए, बाकी टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में भी शामिल करवा लिया। और वो फिर भारत जोड़ो वाले में सोच चलती है कि हम इसको साथ में लेकर चलें। मैं सब बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज केवल आपका अखबार या आपका टीवी चैनल, केवल यही दो मीडियम नहीं है लोगों को खबर पहुंचाने के। डिजिटल मीडिया ने भी एक अपना बहुत बड़ा स्पेस बना लिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। सच क्या है और झूठ क्या है। अब भारत सरकार के नाते हमें तो पीआईबी फैक्ट चेक चलाना पड़ता है, और पीआईबी फैक्ट चेक में जो सरकार से जुड़ी हुई खबरें हैं उसको तो हम तय करते हैं कि ये सही है या खराब है, वो आप तक पहुंचाने का हम काम करते हैं, जानकारी भी देते हैं। बहुत सारी अखबार वालों ने भी अपना फैक्ट चेक या कुछ मीडिया हाउसेज ने अपना फैक्ट चेक शुरू करने का प्रयास किया कि भाई खबर ठीक भी है कि नहीं है, कि ऐसे ही चला रहे हैं। लेकिन एक बात का विश्वास मैं आपको जरूर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की बात है, सरकार की ओर से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारत का मीडिया जिस तरह से स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और भविष्य में भी स्वतंत्र ही रहेगा। किसी की कोई मंशा किसी के ऊपर नकेल डालने की नहीं है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है जब कुछ राजनीतिक दल अपने बजट में एक बड़ा हिस्सा जनता के विकास पर खर्च करने की बजाय, उनके कल्याण पर खर्च करने की बजाय, अपने कल्याण और अपने गुणगान के लिए वो एक बड़ा हिस्सा बजट में रखते हैं। और उसका प्रभाव कई बार खबरों में दिखता है जब 8-9 अखबारों में एक जैसा ही हेडलाइन लगी होती है और वो एक बार नहीं 50 बार देखने को मिलता है। जब कुछ लोग असेंबली का सहारा लेकर इतना गंदगी भरे शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं जिसमें कोई सत्य ही नहीं होता, लेकिन वो भी खबर वैसे ही कुछ मीडिया के लोग चलाते हैं, तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है मीडिया के ऊपर। जब 2016 में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी, दोनों ने पार्टी के मुख्यालय से बताया मोदी जी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में, तो मुझे दुख तो इस बात का हुआ क्योंकि मीडिया के बहुत बड़े लोग यहां पर बैठे हैं कि यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया उस व्यक्ति के खिलाफ कि 2023 में वो 7 साल पुरानी वो बात पूछता है जो आज सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर आपको उपलब्ध है, सारी जानकारियां उपलब्ध है। तो सवाल तो खड़ा होना शुरू स्वाभाविक है कि अगर 2016 में जानकारी दे दी गई थी तो 2023 में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उस व्यक्ति को इतना डर लग गया कि कोई और मीडिया में न्यूज में रह रहा तो मैं कुछ भी दुष्प्रचार करके मैं भी क्यों ना मीडिया की न्यूज बन पाऊं? और आपने भी वैसे ही परोसना शुरू कर दिया। क्या उनकी स्टेटमेंट के साथ साथ पहले दिन क्या मीडिया ने क्या रिसर्च करनी बंद कर दी है? या हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं था 2016 का? जब उनकी खबर छपी तो साथ में ये भी छप सकता था कि ये तो 2016 में आ गया श्रीमान, आप क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने फटाफट साथ में डाला कि देखिए साहब ये तो 2016 में बात सामने आ गई थी। तो क्या मीडिया का रोल आज कुछ लोग इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर भी निभा रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये भी आप सबके सामने एक नई चुनौती है कि उसको कैसे किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट, आज जब गुजरात हाई कोर्ट ने उसमें निर्देश दिए तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को उनकी जमीन दिखाई
कि दुष्प्रचार के लिए कम से कम ऐसा ना करें, ना यूनिवर्सिटी का टाइम बर्बाद करें, ना कोर्ट का समय बर्बाद हो, और 25,000 रुपये जुर्माना देने की बात कही। अब कईयों ने हेडलाइन छापी कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने पर रोक। अब सच्चाई तो ये जो है ही पब्लिक डोमेन में पहले से, उस पर रोक क्या है? देखिए, इंदिरा गांधी जी का आपातकाल वाला समय नहीं है, इमरजेंसी वाला समय नहीं है, लेकिन आज नई चुनौतियों वाला समय है। और मैं कहूंगा कि मीडिया किसी भी सरकार और समाज को आईना का काम दिखाने का काम करती है, लेकिन इस आईने को साफ रखने का काम भी आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और मैं इसलिए सब बातें कर रहा हूं क्योंकि पिछले 60 वर्षों में, अगर मैं 75 सालों में से 60 वर्ष की बात करूं, तो एक राजनीतिक दल कांग्रेस ने लंबे समय तक उस पे देश में शासन में थे। और मोटे तौर पर जब 60 वर्षों की बात की जाए तो शिक्षा प्रणाली कैसी थी, एजुकेशनल करिकुलम कैसा था, शैक्षणिक संस्थाओं में और मीडिया पर एक अघोषित समझौते के तहत वामपंथियों का कब्जा भी रहा। और कहीं ना कहीं देश को एक सिलेक्टिव इतिहास पढ़ाया गया और बिल्कुल एक तरफा था वो। और भारतीय विचारधारा रखने वाले इतिहासकारों को जानबूझकर मुख्य धारा से किनारे किया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि देश के अधिकतर मुख्य धारा की पढ़े जाने वाली किताबें, खासकर उच्च शिक्षा में लिखी गई, वह समाज को, खासकर हिंदुओं को बांटने वाली नहीं बनी। यानी कि एक तरफ से उनको दरकिनार करने का काम किया गया। आप ही बताइए कि अगर किसी बच्चे को लगातार एक ही तरफ का ज्ञान दिया जाए और दूसरा विचार पढ़ने ही ना दिया जाए तो वो कैसे निकलेंगे? और ये इतनी लंबी भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूं कि मेन विषय पर आपके आ सकूं। और लंबे समय तक मीडिया में ऐसा दिखाया जाता रहा मानो उस देश ने ही भारत को कह दिया हो। बहुत सारी चीजें सच्चाई से परे थी, लेकिन एक विचार के साथ जो पढ़ाया गया था उसी तरह से उसी दिशा में चलती रही। समय के साथ बदलाव आया, लेकिन बहुत सारे लोग भी नए बीच में आए, नए चैनल्स भी आए, अखबार समूह भी आए। बहुत सारे जो पहले थे उन्होंने भी अपने थोड़े विचार को बदलने का काम किया। लेकिन फिर भी विदेशी समाचार पत्र हों, एजेंसीज हों, मीडिया कंपनीज हों, जो भारत के प्रति कुछ घृणा का भाव रखती हैं, वो अपने एजेंडे पर लगातार चलती रही। अगर आप इनका प्रोफाइल खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा भारत और भारतीयों के खिलाफ देश से बाहर रहकर, और खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ तो अपना एजेंडा चलाते ही हैं और केवल एक तरफ खबरें लिखते हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशनल करिकुलम में, और एक सोच, एक विचार को लेकर उसी तरह से चला गया। देश का मीडिया समय के साथ ये भी जान गया कि अब चुनौतियां नहीं हैं। अगर सत्य नहीं परोसेंगे तो अपने आप में कंज्यूमर क्या चाहता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका जो दिल चाहे आप वही परोस दें, तो आप देखते होंगे टीवीज की बहुत सारों की रेटिंग गिरी है। अब कोई कहता है बार की रेटिंग ठीक नहीं, तो कोई दूसरे पे प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन जब खुद नंबर 1 थे तब तो रेटिंग पे कोई प्रश्न नहीं था। आज अपना नंबर जरा चौथे पांचवें पर आ जाए तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो जाते हैं। नाविका जी शायद ऑनलाइन जुड़ी थी तो पूछ रही थी कि समाचार पत्रों की कैसे रेटिंग्स आती हैं। अब कई तो आप खुद भी घोषित करते हैं कि आपकी इतनी अखबार छपती है, इतनी बिकती है। थोड़ा बहुत काम हम लोग भी डिपार्टमेंट से कर लेते, थोड़ा बहुत कभी कभी जांच हम लोग भी करवा लेते हैं कि सचमुच कितनी छप रही है। और मुझे तो इस बात का फायदा हुआ कि विजय जी और मैं, हम लोग एक ही स्टैंडिंग कमेटी में थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की,
और उसमें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी था, टेलीकॉम भी था, आईटी भी था, बाकी भी डिपार्टमेंट थे। और ये बहुत पढ़ लिख कर पूरे इंडस्ट्री का फीडबैक लेके उसमें विजय जी आते थे। कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी कि विजय जी के पास हर विषय पर नोट ना हो। केवल सांसद बने, एक बहुत बड़े समूह के मालिक हैं, मीडिया हाउस के मालिक हैं, इसलिए नहीं। ये अपना योगदान उस कमेटी की बैठक में भी उतनी ही गंभीरता के साथ करते थे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने 5 वर्षों में जो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के जो चैलेंजेस है जो वहाँ पर देखे, तो मुझे शायद अपने 1-1.5 वर्ष में उसमें थोड़ा काम करने का उसमें फ़ायदा भी मिल पाया। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा आप सबके सामने कि जो कुछ लोगों ने यहाँ से कहा कि विदेशी मीडिया नैरेटिव सेट करे, उससे बचना है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, हम तो आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। मैं आप में से अधिकतर में वो दम देखता हूँ कि दुनिया भर में नैरेटिव क्या खड़ा करना है, आज भारत का मीडिया तय करे। हम में वो ताकत है मेरे भाई और बहनों। इस गुलामी की सोच से बाहर आने की आवश्यकता है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप यहां कुछ लिखते हैं तो दुनिया भर में करोड़ों भारतीयों को आप परोस सकते हैं। आज दुनिया भर में हम भारत की और भारत के प्रति जो दुनिया एक होप देखती है, भारत में बढ़ते भारत की इस तस्वीर को देखना चाहते हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, नए भारत, सशक्त भारत को जानना चाहते हैं। तो नए भारत और सशक्त भारत का नैरेटिव दुनिया भर के लिए देने का काम कोई विदेशी मीडिया समूह नहीं कर सकता, जिसके लिए कुछ एक अलग सोच के रखने वाले पत्रकार यहां से लिखें, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप में उससे बड़ी ताकत है। भारत का नैरेटिव कोई और तय नहीं करेगा, भारत के लोग और भारत का मीडिया दुनिया भर के सामने तय कर सकता है। हम अपने आप को आज भी दुनिया से नीचे क्यों समझते हैं? आपके पास किस बात की कमी है? ना ज्ञान की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। और आज भारत में तो मैं कह सकता हूं, जो दुनिया के कम देशों में है, आज दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला कोई देश है तो हमारा भारत है। ऑनलाइन सबसे ज्यादा खबरें प्राप्त करने वालों में हमारा देश भारत है। दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने वालों में भी हमारा देश भारत आगे हो सकता है। भारत में ना नॉलेज गैप है और ना ही डिजिटल डिवाइड है और ना ही टेक्नोलॉजी डिवाइड है। आज भारत के पास वह सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास है। आज गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। भारत के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर। भारत में 5G टेक्नोलॉजी हमसे पहले दुनिया के कई देश लाए, लेकिन हमने उनसे ज़्यादा तेजी के साथ इसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप समझिए, केवल 5G नहीं, जब 6G भी हम दुनिया के बाकी देशों से पहले ले आएंगे। और आज भारत के पास 4G टेक्नोलॉजी भी अपनी है, 5G टेक्नोलॉजी भी अपनी है और 6G टेक्नोलॉजी भी भारत के पास अपनी ही होगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र के कोने से आए हुए अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपनी रिपोर्टिंग में दम रखिए। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, आज कोई रीजनल नहीं है। आप रीजनल से इंटरनेशनल हो जाओगे, जैसे नाटू रीजनल से इंटरनेशनल हो गया, जैसे एलिफेंट विस्परर, जैसे द एलिफेंट विस्परर्स एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री से हमारी ऑस्कर विजेता हो गई। मैं पहले भी कहता था कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आप लोकल से ग्लोबल होने में समय नहीं लगता और हमारी फिल्मों ने वो करके दिखाया है मेरे भाइयों। अगर हमारी फिल्में कर सकती हैं तो हमारा मीडिया समूह भी ये कर सकते हैं। कोई रोक नहीं पाएगा आपको। दुनिया के अखबारों जिनको आप बड़ा कहते हैं, उनकी सर्कुलेशन तो देखिए कितनी है। आपकी व्यूअरशिप उनसे ज्यादा बड़ी है। वी आर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। दुनिया की कुल आबादी का 6वां हिस्सा तो भारत में है, और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको गिन लो तो भाई बहुत आगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें पीछे नहीं रहना, हमें तो आगे जाना है। कई लोग
बीबीसी प्रोपेगेंडा पे भी लगे हैं। बीबीसी मतलब भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन के प्रोपेगेंडा पर लगे हैं। और एक महानुभाव तो ऐसे एक राज्य के मुख्यमंत्री जो जेल में पड़े, उनका मंत्री 10 महीने से उसको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। फिर उनके उप मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले में जेल में चले गए, उनको शहीद भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। और मीडिया के मेरे कुछ मित्र उनको बड़ा बड़ा स्थान अपने अखबारों में देते हैं, टीवी चैनल्स पर देते हैं। क्या मजबूरी है? सवाल उनकी सोच पर नहीं, उनको तो मीडिया में रहना, इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। क्योंकि मुख्य बात से कि शराब घोटाला किया है, आपका शराब मंत्री जेल में है, आपका शिक्षा मंत्री जेल में, आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में। अरे सरकार चलती क्या होगी जिनके पास 15 डिपार्टमेंट, वो 2-3 मंत्री वो जेल में ही है। आधी सरकार के मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, पार्षद जेल में है, लेकिन वो दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम करते हैं। मीडिया भी उसको दिखाने का कई बार प्रयास करती है। उससे सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ राज्य की सरकारों के जो बजट प्रोपेगेंडा के लिए है, मीडिया कैंपेन के लिए है, क्या वो भी मीडिया की रिपोर्टिंग को कुछ हद तक प्रभावित कर पा रहे हैं? ये सवाल आपके सामने है। अब ये सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आती, हो सकता है मैंने तो अपनी, देखिए विदेशी मीडिया ने लिख दिया भारत के बारे में, चलिए कुछ लिखा, और लिखने वाले उसमें कौन? कई भारत के पत्रकार जो वहां पर लिखते हैं। लेकिन दुनिया के किसी एक हिस्से में हर तीसरे महीने खबर आती है कि किसी ने, बंदूकधारी ने बच्चों को स्कूल में घुस के मार दिया। मैंने तो भारत के किसी अखबार या टीवी चैनल कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते नहीं देखा कि क्या वहां पर बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। क्या वहां का नैरेटिव हमारी यहां की सरकारें तय कर रही हैं? क्या आप उसके बारे में लिख रहे हैं? क्या आप में से उसके ऊपर कभी कोई अध्ययन करके कहता है कि आखिर एक देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है कि हथियारों की इंडस्ट्री को और बचाव करने का काम किया जाता है? फिर एक टीवी चैनल की डॉक्यूमेंट्री पर यहां तो बड़ा बवाल और बहुत समर्थक मिल गए, लेकिन जब उस चैनल ने, पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने अपने ही कुछ लोगों को ऑनलाइन ट्वीट करने के लिए अपने शो से बाहर किया, तो वहां पे बड़ा बवाल मचा। तब तो यहां पे कोई खड़ा नहीं हुआ। तब क्या हुआ? तो कई बार प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि क्या विदेशी मीडिया भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है, कुछ वर्ग उसका? क्या ये प्रोपेगेंडा भी किसी एजेंडा के तहत चल रहा है? क्या दुनिया को, कुछ लोगों को या कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस को स्वीकार ही नहीं कि जो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में थी, वो आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। यानी कि भारत जो 2014 में 5 लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में था, आज मोदी जी के नेतृत्व में पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। ये शायद कोई हजम नहीं कर पा रहा। कोई ये हजम नहीं कर पा रहा कि शायद भारत ने अपनी वैक्सीन बना कैसे ली, भारत ने 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगा कैसे दी, भारत ने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज दे कैसे दिया मुफ्त में, जब दुनिया अनाज के संकट से जूझ रही थी। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन मिल कैसे गया, 45 करोड़ बैंक खाते 2 साल में खुल कैसे गए, 28 करोड़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिल कैसे गए। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि यूपीआई भीम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट का भारत ने बना कैसे लिया। लोग ये समझ नहीं पा रहे कैसे 11 करोड़ जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पानी के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में कैसे मिल गए, जो 70 साल में नहीं मिल पाए। शायद वो लोग ये भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज साल में मुफ्त में भारत जैसा देश दे पा रहा है। जो असंभव को असंभव करने का काम 8-9 वर्षों में हुआ है,
शायद उसको आज तक भी देश और दुनिया के कुछ लोग पचा नहीं पा रहे। लेकिन सत्य तो सत्य है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, आपको नहीं हजम हो रहा होगा, लेकिन ये मोदी जी की सरकार ने जो किया है वो लगातार अपना काम करते जाएंगे। जो ठीक रिपोर्टिंग करेंगे वो सामने आता रहेगा, जो नहीं भी दिखाएंगे तब भी जो जनता के दिलों में बसा है उसको आप मिटा नहीं पाओगे। जितना मर्जी एक तरफा प्रयास होगा तब भी कोई मिटा नहीं पाएगा। मीडिया फ्रीडम को लेके कई रिपोर्ट छपती हैं और मैं तो कई बार सोचता हूं कि भारत को दिखाते हैं कि सीरिया लीबिया से नीचे, अफगानिस्तान से पीछे नीचे। भाई आप तो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए सारे पत्रकार मेरे मित्र हो यहां पर, ये आप में से कोई पूछ कर गया था कभी? कोई ऐसी रिपोर्टिंग, कोई सर्वे हुआ हो, आपसे कोई पूछ के गया है? चलिए आपसे नहीं पूछा तो ये दिग्गज मंच पर बैठे, क्या आपसे कभी कोई अध्ययन और सर्वे करने वाला आया तो आपकी राय कभी किसी ने ली? अगर इन सब की राय शुमारी किसी ने ली तो दुनिया के कौन से ऐसे देश में इंडेक्स तैयार कर रहे फ्री स्पीच का, मीडिया की दृष्टि से? आपको ये सब समझना होगा कि इसके पीछे क्या चल रहा है। इसलिए जो मंच पे कुछ लोगों ने कहा कि बाहर की मीडिया हाउसेस नैरेटिव तय नहीं कर पाएंगे, मनगढ़ंत रिपोर्ट कोई कुछ भी लगाए, उससे हमारे यहां पर सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जी? मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई विदेशी चैनल तो नहीं हो सकता। आखिरकार हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आरबीआई हो, सेबी हो या बाकी ऐसी संस्थाएं हैं, हमें उन पर विश्वास है। 75 वर्षों में इलेक्शन कमीशन ने जो करके दिखाया है, अरे दुनिया के बड़े बड़े देश वो नहीं कर सकते कि 140 करोड़ के देश में जहां 550 ऐसी सीटों पर चुनाव हो जाए और कुछ घंटों के अंदर पूरे देश का रिजल्ट भी निकल आए, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाता। भारत का इलेक्शन कमीशन करके दिखाता है मेरे भाई और बहनों। लेकिन आप उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हो। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने यहां से कहा कि क्या जजमेंट्स के ऊपर हम भी कभी, या जज के किसी काम पे के ऊपर हम भी सवाल खड़ा कर सकते हैं? दूसरी तरफ से यह सवाल आता है कि मीडिया ट्रायल ना हो या मीडिया ट्रायल होता है तो क्या हो? अभी मैं आप सबके बीच में छोड़ता हूं, किससे नुकसान किसका हो रहा है। मीडिया हाउस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन 75 वर्षों में। सरकार किसी की हो, आज हमारी हो, पूर्व में किसी की हो, हर सरकार को आईना दिखाने का काम या टू कीप देम ऑन देयर टोज, उनको एक तरह से सतर्क रखने का काम भारत के मीडिया ने पिछले 75 वर्षों में बहुत बखूबी किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अमृत काल से स्वर्णिम काल तक भारत का मीडिया इसको बहुत बखूबी से आगे भी निभाता रहेगा। हमें अपने देश के मीडिया में विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है इसको नई ऊंचाइयों पर वो लेके जाएंगे और आगे करेंगे। बहुत सारों में अपना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन काबिलियत की कोई कमी ना थी ना आगे होगी। सो मीडिया के लिए पहले ये कहा जाता था कि जो छुपाया जा रहा है वही खबर है। अक्सर न्यूज़ रूम के दिग्गज अपने जूनियर्स और सार्वजनिक मंच पर यह मंत्र देते थे। अब न्यूज़ रूम में कहा जाता है कि जो बिक सके वही खबर है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें खबर वही है। तो मीडिया आज यहाँ कर एक चौराहे पर खड़ा है, दिशाहीनता जैसी स्थिति का शिकार है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हो सकता है बहुत सारे कॉरपोरेट घरानों का, नेताओं का, व्यापारियों का, किसी और का। अब मीडिया हाउसेस में पैसा भी लगा हो, उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हों, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, वो तो सत्य परोसना चाहता है, सरकार का, जनता का, समाज का।
वो तो देश के सामने अपनी बात रखना चाहता है ताकि कोने कोने तक वो बात पहुंचे। अब इन चुनौतियों में से निकलने का काम भी आपको स्वयं करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जिस हालत में हैं उसके लिए आप दूसरों को दोषी ना ठहराएं, अपने अंदर झांक कर देखें, खुद में देखें क्या दोष है और उसमें सुधार करके उस स्थिति से बाहर निकलने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस नई चुनौतियों के अंतर्गत आप गुण और दोष दोनों देखेंगे भी और उनसे बाहर आने का काम भी करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक नई चुनौती तो हम सबके सामने खड़ी की ही है और आगे भी रहेगी। अब मैं जब आज सुबह गया तो मैं एक अहिंसा रन पर था, जीतो का कार्यक्रम था जैन समुदाय का, लेकिन वहां पर मीडिया ने दौड़ की बजाय मुझे दूसरी दौड़ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सुबह 7:30 बजे उन्होंने कहा, साहब रामनवमी की शोभा यात्रा चल रही थी तो बिहार और बंगाल में पथराव क्यों हुआ, आगजनी क्यों हुई, हत्या क्यों की गई? अब ये सही मायने में मीडिया ने सही सवाल भी पूछा एक तरह से कि बिहार और बंगाल में आग क्यों लगी, दंगे क्यों हो रहे हैं, क्या हिंदू अपने आप को असुरक्षित वहां पर महसूस कर रहे हैं? क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री जिसके पास गृह मंत्री का चार्ज भी है, ममता जी के मन में हिंदुओं के लिए ममता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति में वो इतना घिर चुकी है कि खुले मन से कह देती हैं कि मुस्लिमों के इलाके में ना जाएं? अरे मुख्यमंत्री का ये कहना कि मुसलमानों के इलाके में ना जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जी, सोच पर, मानसिकता पर। तो क्या आप दंगे का न्योता स्वयं दे रही हैं और पुलिस को कार्रवाई करने की बजाय आप ये कह देती हैं कि क्यों गए थे वहां पर? तो इनसे न्याय की उम्मीद कर कौन सकता है? हमारा कार्यकर्ता चाय के लिए रुकता, उसको दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है। कानून व्यवस्था चरमरा गई पश्चिम बंगाल की, और ये एक बार नहीं अनेक बार होता है। लेकिन विजय जी, जो मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो किसी और भाजपा शासित राज्य में ऐसी घटना हो जाती तो बवाल खड़ा करके अपने इनाम वापस करने चल पड़ते थे। कहां मर जाती है वो सारी फौज, कहां चले जाते हैं वो लोग? क्या आज उनका साहस नहीं बनता है? तो सवाल तो उनके ऊपर भी खड़ा होता है जिनको पहले की सरकारों में बड़े बड़े इनामों के साथ सम्मानित किया गया, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल और बिहार के दंगे नजर नहीं आते। देश के गृह मंत्री बिहार जाते हैं, जाने से पहले वहां पर फिर एक समुदाय के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर पथराव की घटनाएं से लेकर बाकी सब जो किया जाता है, अभी भी देखिए वहां पे क्या स्थिति बनी है। वहां का एसपी कहता धारा 144 लगी, लेकिन सरकार कहती नहीं लगी है। अब सच क्या है? वहां पे सरकार कहती सब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मीडिया के मित्र दिखाते हैं कि पलायन जोरों पे चल रहा है। अब मैं सरकार की मानूं कि मीडिया की मानूं? हम किस स्थिति में आके खड़े हो गए कि देश के गृह मंत्री जिस राज्य में जा रहे हैं उसमें यह हालत है। यानी कि अपना जमीर बेचकर जब आप अपनी जमीन बचाने का प्रयास करें, एक नई सरकार बनाने का प्रयास करें, तो जंगल राज रिटर्न्स हो ही जाता है। क्योंकि कुछ लोगों का इतिहास ऐसा है कि वो इसी के लिए जाने गए थे, आपने उनसे हाथ मिलाया, अब ये भुगतना पड़ रहा है। मैं महाराष्ट्र की जिस महान धरती पर खड़ा हूं, जहां वीर सावरकर ने जन्म लिया, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का काम देश का एक ऐसा नेता करता जो एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ। और कहता है मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी, आप सावरकर कभी जिंदगी में बन भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर बनने के लिए तपना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, जेल भुगतनी पड़ती है, जीवन पूरा तपस्या से भरा होता है।
आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमानित तो ना करें। सरदार पटेल जी हों, भीमराव अंबेडकर जी हों, इनको तो आपने देखा नहीं, याद नहीं किया, 60 वर्षों मिटाने का काम किया। जब मोदी जी ने इन सब पे काम किया, सम्मानित किया, तो आपको भी याद आने लगे। अब वीर सावरकर पे आपको लगता था वापस कैसे लें, तो अब आपने ट्वीट वापस कर लिया। आप कहते थे गांधी माफी नहीं मांगता, अभी आप में से कोई कह रहा था कि कल कोर्ट मूव कर रहे हैं। तो वे कौन सा गांधी कोर्ट मूव कर रहा है भाई, मुझे बता भी दो थोड़ा सा। मुझे लगा शायद मीडिया निकालेगा कहीं ना कहीं से कि नेहरू जी जब नाभा जेल में गिरफ्तार हुए और 1919 के मासेकर के बाद जलियांवाला बाग के अकालियों ने हंगामा किया, क्योंकि वहां पर नाभा रियासत के रजवाड़ों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उनके बेटे को वहां पर बैठा दिया गया गद्दी पर। तो गांधी जी भी आचार्य गडवानी के साथ और एक और अपने साथी के साथ गए, तो उनको जैतू में पकड़ के नाभा की जेल में डाल दिया। अब नेहरू जी के लिए तो ये था कि कच्ची मिट्टी की वो दीवारें बनी थी, कच्ची मिट्टी का फर्श था, बार बार मिट्टी गिरती थी, आधे घंटे बाद झाड़ू लगाना पड़ता था। नेहरू जी ऐसी जिंदगी जीने के आदी नहीं थे। अब जवाहरलाल नेहरू जी की तो हालत खराब होनी शुरू हो गई। मोतीलाल नेहरू जी ने वायसराय से बात करने का प्रयास किया, इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। 3 दिन वही पतली दाल और परांठे खाने पड़े, रोटी खानी पड़ी। जब चौथे दिन जाके उन्होंने खुद वायसराय से बात की, तब जाके बाहर से फल और कपड़े इनके दिए गए और इनको सजा सुनाई गई 6 महीने की और 18 महीने की। तब पंडित नेहरू ने लिखित रूप में माफी मांगी, क्योंकि तड़ी पार कर दिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आचार्य गिडवानी वापस आए, वो शामिल हुए अकालियों के प्रदर्शन में, उनको फिर जेल में डाल दिया गया। लेकिन नेहरू जी लिखित रूप में माफी मांगकर जा चुके थे और बाद में अपने मेमोर में इसने लिखा है कि मुझे आत्मग्लानि थी कि मैं अपने साथियों के साथ खड़ा ना हो सका, उनकी बातों के पीछे अपना बचाव करके आरामदायक जिंदगी जीने के लिए चला गया। तो राहुल गांधी जी, आप माफी नहीं मांगते तो ये किसने माफी मांगी है? गांधी माफी नहीं मांगते। फिर 2018 में कोर्ट में किसने माफी मांगी? आपने ही माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। विजय जी, मेरा सवाल, मैं क्योंकि सब बातों को यहां पे इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया में एक पक्ष तो देखने को मिलता है, कुछ अखबारों ने ठीक भी लिखा, बाकी जानकारी दी और यह भी बताया कि इसमें लोकसभा का कोई रोल ही नहीं है। सूरत कोर्ट ने आपको माफी मांगने के लिए समय दिया, अपना पक्ष रखने का समय दिया। आप पिछड़े समाज से माफी मांग सकते थे, मोदी समुदाय से माफी मांग सकते थे, मोदी जी से माफी मांग सकते थे। राहुल जी ने माफी नहीं मांगी, अहंकार दिखाया। और जिस समय ऑर्डर पास हो गया, आपकी कन्विक्शन होगी, 2 साल की सजा हो गई, उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है, आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं। इसमें लोकसभा को कुछ नहीं करना, जब ऑर्डर आता है आपको केवल वापस पुष्टि करनी है। लेकिन उसकी बजाय राहुल गांधी अयोग्य क्यों हो गए? क्या सरकार का काम? सरकार का कुछ नहीं है जी, ना सरकार का कुछ है, ना यहाँ के, ये राहुल जी ने जो अपशब्द कहे उसके कारण है। 7 ऐसे अवमानना के मुकदमों में वो बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये अपने ही कर्मों की सजा है। मेरा केवल सिर्फ इतना है कि क्या हमें ब्रेकिंग न्यूज या चटपटी खबरों से बाहर आकर आप वो भी लगाइए, लेकिन उसके साथ साथ क्या सत्य सही जानकारी क्या है, क्या वो भी हमें जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है कि क्या हम वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर तक छोड़ दें? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों लोग आज भी अखबारों को पढ़ते हैं, टीवी को देखते हैं, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि किसी एडिटर ने इसको पास किया होगा, तब जाकर वो जनता तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है खोजी पत्रकारिता में भी बहुत आवश्यकता है करने की, और कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सप्लेनर वाले बहुत सारे शोज हैं, मैं पत्रकारों के नाम नहीं लूंगा,
आज भी उनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा आती, क्योंकि लोग खबर की गहराई तक जाना चाहते हैं, उसमें कौन लेकर जाएगा। अब जयराम रमेश जी ने कल परसों कह दिया कि मोदी जी अपने अहंकार में ये पार्लियामेंट बना रहे। भैया, हमें कोई अहंकार नहीं है। 2012 में आपकी ही सरकार थी, यूपीए की, जयराम जी आपने ही कहा था, और मीरा कुमार जी उस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने कहा था कि नई पार्लियामेंट की आवश्यकता है। आपने 2012 में कहा था कि 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आएगा। आज के समय यानी कि कम से कम 5000 करोड़ खर्चा होता, लेकिन मोदी सरकार ने 5000 करोड़ नहीं, मात्र 900 करोड़ रुपए में नई लोकसभा बनाने का काम भी किया, और रिकॉर्ड समय में किया है। जिस राजपथ को आप सारी उम्र राजपथ करते थे, वहां पर कर्तव्य पथ और नई सोच को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जिस किंग जॉर्ज पंचम की आप मूर्ति को लेकर 75 साल जीते रहे, वहीं पे नेताजी की मूर्ति लगाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। हमने सोच बदलने का काम किया है, देश को बदलने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है जहां एक और हम शताब्दी समारोह जवाहरलाल दर्डा जी का मना रहे हैं, जिन्होंने लोकमत को बनाने का, चलाने का, आगे बढ़ाने का काम किया। स्वर्ण जयंती हम लोकमत अखबार की मना रहे हैं। तो मुझे लगता है इस नए बदलाव के साथ, जब नई टेक्नोलॉजी अब आप हर प्लेटफॉर्म पर हैं, हम कहीं ना कहीं इन फेक न्यूज़ से बाहर निकलकर, इन एलिगेशंस की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की, उससे बाहर निकलकर, टूल किट एजेंडा से बाहर निकलकर, इन फ्रिंज एलिमेंट से बाहर निकलकर हम फिल्टर करने का भी थोड़ा काम करें कि किसी ने कह दिया, जो कह दिया वैसे ही कर दें, तो उसका दूसरा पक्ष लगना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोरोना के समय अगर जितना हमारे हेल्थ वर्कर्स ने शानदार काम किया, उतना ही शानदार काम भारत के मीडिया ने भी किया है। हमारे पत्रकार भाई और बहनों ने अपनी जान पर खेलकर काम किया, और भारत सरकार ने भी कोविड फंड अपना चलाकर जो हमारे पत्रकार भाई और बहनों के लिए बनाया है, हमने उसमें हमने मदद की, जिनकी जान गई या इलाज के लिए पैसा चाहिए था। यही नहीं, दुनिया भर के देशों ने कहा ये पेंडेमिक से ज़्यादा इन्फोडेमिक था, यानी कि खबरों का दुष्प्रचार, झूठी खबरें, फेक न्यूज़ फैलाने का काम जो अलग अलग मंचों से किया गया, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान जाने का काम हुआ है। और ये झूठ जंगल की आग की तरह फैलता है। इस झूठ को रोकने का काम भी आपने करना, ये दायित्व भी आपके ऊपर है। हमने तो अपने मंत्रालय से जो झूठी खबरें, ऐसे चैनल जो देश और विदेश में चल रहे हैं, जो भारत को कमज़ोर करने का काम करते हैं, या झूठी खबरें भारत के जो दुनिया के मित्र देश हैं उनके खिलाफ चलाते हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत जो कार्रवाई होती है हमारा डिपार्टमेंट करता है। लेकिन मेरा एक अनुरोध रहेगा यहाँ पर मंच पर उपस्थित देश के दिग्गज पत्रकार भाई और बहनों से कि कृपया करके आप अपनी भूमिका जो शानदार निभा रहे हैं, आप सबको इसलिए सम्मानित किया जा रहा है कि इस चुनौती भरे दुनिया में, समाज में, इस नई जो चुनौती हम सब मीडिया के सामने खड़ी है, उसमें भी आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लगातार बनाए रखे हैं, और आपके कारण आपके समाचार पत्रों की, टीवी चैनल्स की क्रेडिबिलिटी भी बनी है और आगे भी बनी रहेगी। और लोकमत समूह ने जो अपना शानदार योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सब तरफ किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं भविष्य में भी आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। और जिन वरिष्ठ पत्रकार मित्रों को आप यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, वह पीठ थपथपा रहे हैं, वो एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ से जाएंगे और देश के कोने कोने में जाकर भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया को माना जाता है, उसको और बल देने का काम करेंगे। भारतीय मीडिया केवल हिंदुस्तान तक नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान और छाप छोड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आज़ादी के 75वें वर्ष में हम ये संकल्प लेते हैं कि अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में, जहां मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान देश के निर्माण में होगा, वहीं देश की एक नई छवि दुनिया भर में खड़ा करने में भारतीय मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।